अब तक हम प्रतिरोधकों, संधारित्रों और इनके अवयवों के बारे में बात कर चुके हैं। हमने इन्हें आपस में जोड़ा था और प्रतिरोधकों के लिए हमने ओम के नियम के बारे में भी बात की थी। अब इसके साथ ही श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों से संबंधित भी हमने कुछ चीजें सीखी थी। जैसे कि यहाँ पर किरचॉफ के नियमों का विचार है, तो मैं आपको बता दूं कि किरचॉफ के नियम एकदम सामान्य समझ वाले नियम होते हैं और हम इनकी व्युत्पत्ति सामान्य परिपथों को देखकर भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम किरचॉफ के धारा नियम यानी किरचॉफ के करंट लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। तो जरा इन प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। यहाँ पर हम एक संयोजन बिंदु देख पा रहे हैं। इसे हम नोड कह सकते हैं या इसे हम संधि यानी कि इंग्लिश में जंक्शन भी कहते हैं। अब अगर हम इसमें से धारा प्रवाहित करवाते हैं तो हम जानते हैं कि धारा का मतलब आवेश प्रवाह से ही होता है और आवेश कहीं पर भी जमा नहीं होता है। तो पहले तो देखिए, यह आवेश इसमें से प्रवाहित होगा इस प्रतिरोधक में से, फिर यहाँ पर यह इस संधि बिंदु में से प्रवाहित होते हुए यहाँ पर इस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होगा और अंत में इस पक्ष पर आ जाएगा। तो जितनी धारा यहाँ अंदर जाती है उतनी ही धारा बाहर निकलती है। यह चीज तो हम जानते ही हैं। इसे हम आवेश का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं और हम यह भी जानते हैं कि आवेश कहीं पर भी जमा नहीं होता है। चलिए एक बार के लिए हम इस धारा को I1 मान लेते हैं और यहाँ पर जो धारा है उसे I2 मान लेते हैं। तो हम यह तो जानते हैं और बड़ी ही आसानी से हम यह लिख सकते हैं कि I1 बराबर I2 आने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आवेश से संबंधित यह चीज तो आपको एकदम स्पष्ट हो गई होगी। अब आइए मैं यहाँ पर एक और प्रतिरोधक जोड़ देता हूं। तो हम इस संधि से इस तरह से एक और प्रतिरोधक जोड़ रहे हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो प्रवाहित होने वाली धारा है वह I3 है। तो ऐसा कहने से अब यह I1 और I2 दोनों बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन हम यह तो जानते ही हैं कि इस संधि बिंदु में जितनी धारा जाएगी उतनी ही धारा इसमें से बाहर भी निकलेगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर I1 बराबर I2 प्लस I3 आ जाएगा और यह देखने में काफी उचित भी लगता है। इसे व्यापक रूप में हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि अंदर जाने वाली जो धारा है वह बाहर आने वाली धारा के बराबर होगी और यही किरचॉफ का धारा नियम होता है। तो यह तो इसे कहने का एक तरीका है। इसी चीज को गणितीय संकेतन में हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, सबमेशन ऑफ आई इन यानी कि अंदर जाने वाली धाराओं का योगफल। सबमेशन का मतलब योगफल होता है। तो देखिए, अंदर जाने वाली धाराओं का योगफल बराबर होता है सबमेशन ऑफ आई आउट यानी कि बाहर आने वाली धाराओं का योगफल। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यह किरचॉफ के धारा नियम का एक व्यंजक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसे थोड़े व्यापक रूप में प्रदर्शित करूं। इसके लिए मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक संधि है यानी कि नोड है और इससे ये सभी तार जुड़े हुए हैं और सभी तारों में जो धाराएं हैं वे अंदर की ओर जा रही हैं यानी कि इस संधि की ओर जा रही हैं। इन्हें मैंने इस तरह से एरो से प्रदर्शित किया है। देखने में हो सकता है आपको थोड़ा सा ये अजीब लगे, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर सभी धाराएं अंदर की ओर जा रही हैं। अब किरचॉफ के धारा नियम से हम यह कह सकते हैं कि इस संधि में प्रवेश करने वाली सभी धाराओं का जो योगफल है वह 0 के बराबर आएगा। चलिए इसे करके देखते हैं। मान लेते हैं कि यह जो धारा है यह 1 एम्पियर है, यह भी 1 एम्पियर है, यहाँ पर यह धारा भी 1 एम्पियर है। और अब सवाल यह उठता है कि यह धारा क्या होने वाली है। तो यह अज्ञात धारा ज्ञात करने के लिए अगर हम यहाँ पर किरचॉफ के धारा नियम का उपयोग करते हैं जो कि इस तरह से व्यक्त किया गया है, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस यह अज्ञात धारा बराबर 0 आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ से I का मान -3 मिल जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अगर -3 एम्पियर धारा यहाँ पर अंदर की ओर प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब होगा कि +3 एम्पियर धारा यहाँ बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो देखिए 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर ये तो अंदर की ओर प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर 3 एम्पियर धारा बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है। अब इसे देखने का एक और तरीका हो सकता है जो कि बिल्कुल उचित है, बस हम यहाँ पर समान चीज को कहने के ही 3 अलग अलग तरीके देख रहे हैं। तो अब की बार देखिए यहाँ पर बहुत सारे तार इस संधि से जुड़े हुए हैं और अब की बार इन तारों में जो धाराएं हैं वे सभी बाहर की ओर जा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी धाराएं हमने बाहर की ओर जा रही है ऐसे दर्शा लिया है।
तो इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि बाहर जाने वाली धाराओं का जो योगफल है वह जीरो के बराबर आएगा। तो आई आउट का जो सब्मेशन है वह जीरो होगा, और यहाँ पर अंदर आने वाली जो धाराओं का योगफल है वह जीरो था, तो हमें यहाँ पर आई इन का सब्मेशन लिख लेना चाहिए। यह जीरो आ रहा था और यहाँ पर आई आउट का सब्मेशन जीरो के बराबर है। तो जिस प्रकार का अभ्यास हमने यहाँ पर किया था वह हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर हम इन तारों में से प्रवाहित होने वाली धाराओं को देखिए क्या क्या मान रहे हैं, यह 1 एम्पियर, यह भी 1 एम्पियर, यहाँ पर भी 1 एम्पियर और यह भी 1 एम्पियर है। तो अगर अब हमें पता लगाना है कि इस तार में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 + 1 + 1 + 1, यानी कि ये चारों धाराएं तो हमें पता हैं, और ये चारों की चारों जो धाराएं हैं ये इन तारों में से बाहर की ओर प्रवाहित हो रही है। और देखिए अगर यहाँ पर हमें इस धारा का मान ज्ञात करना है तो इनका जो योगफल है वह जीरो के बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसमें से -4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही होगी, तो -4 करने पर ही यह जीरो के बराबर आने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो धारा है यह -4 एम्पियर आ जाएगी। तो यही किरचॉफ का धारा नियम होता है। हमने इसके बारे में अच्छे से हमारे शुरुआती सिद्धांतों से समझ लिया है। हमने कहा था कि जो चीज अंदर की ओर आती है उसे बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए ही होता है, और जब हम इस नियम की कुछ इस तरह से बात करते हैं तो हमें इस नियम के लिए यह व्यंजक प्राप्त हो जाता है। अगर हम किरचॉफ के धारा नियम को प्रदर्शित करने के लिए एक छोटा गणितीय व्यंजक लिखना चाहें तो हम इसे कुछ ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर सभी धाराएं इस तरह से अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं, और ध्यान रहे कि इनमें से कुछ धाराएं ऋणात्मक भी आ सकती हैं, तो यह किरचॉफ के धारा नियम को प्रदर्शित करने का एक और तरीका हो सकता है। अब इसी नियम को कुछ ऐसे भी दर्शाया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर कल्पना करें कि इन सभी तारों में से धाराएं बाहर की ओर जा रही हैं, तो इसे कुछ इस तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। और अब आपकी मर्जी है कि आप इन तीनों तरीकों में से किरचॉफ के धारा नियम को किस प्रकार से प्रदर्शित करना चाहें। ये तीनों ही एकदम उचित हैं। तो यह हमारा किरचॉफ का धारा नियम है, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ है। और जब हम परिपथों का विश्लेषण कर रहे होंगे तब हम इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे।